1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये है मेन फैक्टर। मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया, मेड इन इटली, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन सीरिया कोई दिखाई पड़ता है? मेड इन इराक। इसलिए नेशन बने लेकिन खत्म हो गए। यानी अगर किसी नेशन को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग, तो किसको बढ़ावा देना है? इसको। I इज इक्वल टू आई। ये दोनों आई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पहला आई इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आई इंडस्ट्री। I इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। 1853 पहले रेलवे लाइन कहां बनी? बंबई में। 1854 पहली कॉटन मिल कहां बनी? बंबई में। भाई पहली कॉटन मिल बिहार में क्यों नहीं बनी? इंफ्रास्ट्रक्चर। वही रेलवे लाइन रॉ मटेरियल पहुंचाएगी आसानी से, वही रेलवे लाइन फिनिश गुड्स बाहर ले जाएगी। अब पूरे देश में रेलवे नेटवर्क कैसा है ये कहां पढ़ोगे? ज्योग्राफी में। पूरे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी कहां अच्छी है ये कहां पढ़ोगे? ज्योग्राफी में। देखो तुम ज्योग्राफी में क्या क्या चैप्टर्स हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, दोनों के चैप्टर्स देखो। पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, है ना चैप्टर्स। वो चैप्टर्स इकोनॉमी में भी तो हैं। वहां क्या कर रहे हैं? वहां वो तुम्हें रिलेशन समझा रहे हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बीच। सबसे पहली मिस्टेक जो सारे आमतौर पे लड़के करते हैं वो ये कि हमको तैयारी करना है। नहीं, पहले पढ़ो, पहले इन सब चीजों को पढ़ो। इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी की जान क्या है? जान खत्म, इकोनॉमी खत्म। देखो, इसीलिए जब तुम कोचिंग करने जाते हो तो तुम में से बहुत लोगों को यह पता नहीं होता कि यार कोचिंग में करना क्या है। पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं, जिस आदमी को कुछ पता ही नहीं, तो मेहनत बहुत करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। 3 शराबी रात में एक नाव पे बैठे नदी में और पुलअप शुरू किया और रात भर चलाते रहे। सुबह हुई, शराबियों को होश आया, बोले यार रात भर हम लोग नाव चलाए हैं, बहुत दूर आ गए होंगे। तो एक ने पलट के देखा, कहा बे दूर नहीं है, जहां बैठे थे वही है। कहा क्यों? क्योंकि नाव को किनारे से खोलना भूल गए थे। पहले इन सारे सब्जेक्ट्सों को पढ़ो। कहां से? एनसीईआरटी से। मॉडर्न इकोनॉमी की जान क्या है? उसके बिना तो संभव ही नहीं मॉडर्न इकोनॉमी। अब आई इज इक्वल टू आई, इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। अब आपके महाराष्ट्र से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर में उस आदमी के योगदान को तो नकारा ही नहीं जा सकता। सड़कें और रोडवेज और पुल और हाईवेज, अब तो नाम ही पड़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर मैन, क्योंकि उस आदमी को समझ है कि जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। भाई गांव का आदमी सुबह सुबह सब्जी लेकर पुणे पहुंच जा रहा है, रोड की वजह से ही तो पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले क्या होता था, ये जो महाजन है बाजार के, बड़े बड़े शहरों के, पूना के, औरंगाबाद के, मुंबई के, ये अपनी ट्रॉली लेकर गांव में पहुंच जाते थे और किसानों को अपने दाम पे सामान खरीद लेते थे। और किसान को महाजन को पैसा देना है, बच्चे के स्कूल की फीस जमा करनी है, बीवी की दवा लानी है, अपनी खुद की बीपी की दवा लानी है, उसे पैसा चाहिए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सारे गांव को हाईवे से जोड़ दिया, बोले, और हर शहर में सब्जी मंडी और फल मंडी बना दी, तुम्हारे पूना में भी होगी। अब ये पूना, सतारा, औरंगाबाद के बीच का जितना किसान है ये सब अपना सामान लेके पहुंच जाएगा मंडी। मंडी में क्या है? एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहां बेचेगा। एम्पावरमेंट हुई कि नहीं हुई? ये समझ डेवलप करनी है। ये आज की इकोनॉमी की जान है। बैंक्स, सबसे कम एनपीए किस बैंक का है इंडिया के? सबसे कम एनपीए किसका है इस वक्त? सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन सा बैंक चल रहा है? एचडीएफसी। सबसे कम एनपीए उसी का है। कितना है, कितना परसेंट? सबसे कम एनपीए एचडीएफसी का, और सबसे हाईएस्ट लेवल पे बैंक चल रहा है एचडीएफसी। जहां जिस देश में बैंक मजबूत होंगे वहां पैसा रोटेशन होगा। पैसे का रोटेशन होगा तो कहां पैसा रोटेट होगा? इंडस्ट्री में लगेगा। तो 3 लोगों का नेक्सस बनेगा। किसका? बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट। तो ये सारा खेल कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सारी पिक्चर तुम्हें कौन दिखाएगा? इकोनॉमी। जब तुम 1757 से 1947 की इकोनॉमी पढ़ोगे, देखोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा वीक है। सोचोगे क्यों यार? तो देखोगे बैंकिंग सेक्टर भी बहुत वीक है। कभी पढ़ो दोनों को, 1757 से 1947 का इकोनॉमी पढ़ो, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों को पढ़ो, दोनों का चार्ट बनाओ, फिर देखो कि नेहरू की क्या चैलेंजेस रही होंगी। लेकिन इस देश को कैसे ये बात बताई जाए? पता ही नहीं। आज का नहीं पता तो
तो फिर नेहरू की कौन सी बात बताई जाएगी? एडविना माउंटबेटन वाली। क्योंकि जनता को बाकी तो कुछ पता नहीं कि क्या लेगेसी हमें मिली थी 1947 में। जिसको पता होगी उसी को तो बताओगे। डॉक्टर अंबेडकर की जब जयंती मनाई जाती है तो मेरे हिसाब से कैसे मनाई जानी चाहिए? हर घर में एक किताब बांटना चाहिए हर आदमी को अपने इलाके में कि ये मुक्ति वाहिनी दाता, ये उस पर लिखना चाहिए भगवान। मैसेज नहीं जाएगा? हर आदमी अपने इलाके में जिम्मेदारी ले ले कि हर घर में मैं एक किताब पहुंचाऊंगा। कितना बढ़िया जन्मदिन बनेगा, कितना बढ़िया मैसेज जाएगा। हर झोपड़पट्टी के जो इलाके, हर घर में एक किताब कि ये बाबा साहब का संदेश, झोपड़पट्टी से निकलना है तो इसको गले लगाना है। यही तो वो चाहते थे, यही तो उनका मानना था ना। तो पढ़ोगे तभी तो समझोगे इकॉनमी। देखो अभी तुम्हारी पढ़ाई ही कमजोर है, जाओ दिल्ली चले आओ, फिर आओगे 2 साल बाद नाचते गाते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं इकोनॉमी क्यों पढ़नी, ज्योग्राफी क्यों पढ़नी, हिस्ट्री क्यों पढ़नी, पॉलिटी। किसी देश का शासन किसने पॉलिटी पढ़ रखी है? अब तो बताओगे नहीं, अब तो वैसे भी नहीं बताओगे। जिसको भी लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि हमने पढ़ रखी है, हमारा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, पूछो जो पूछना है मास्टर। पॉलिटी पढ़ी कभी? हाँ या ना? पढ़ी है ना? राज्यसभा का हाउस टर्म कितना है? 6 साल। राज्यसभा का, लोकसभा का 5 साल। क्यों? कितना सिंपल सा सवाल है। मैंने तुमसे कहा कि एडवाइजरी बॉडी के फंक्शंस बताओ, पूरी शेड्यूल समझाओ, ये तो पूछा ही नहीं। मैंने तुमसे पूछा कि राज्यसभा का टर्म है 6 साल, लोकसभा का टर्म है 5 साल। क्यों? लोकसभा की एज क्या है एंटर करने की? किस ईयर में आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? कितने ईयर? 25। राज्यसभा की 35। तैयारी कर रहे हो तुम 1 साल से। लोकसभा की एज है 25, राज्यसभा की एज है 30, क्योंकि उसको कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स। तो 30 के हिसाब से जो टर्म बनेगा वो कितने का बनेगा? 6 साल का। और गवर्नर और प्रेसिडेंट की एज लिमिट क्या है? 35। हाउस ऑफ एल्डर्स के तुम मेंबर हो, तो एल्डर को 5 साल ज्यादा दुनिया देखी होनी चाहिए, तभी तो एल्डर माने जाओगे।